अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लेक्चर नंबर 2 के साथ डॉक्टर मकबूल अहमद अगेन हाजिर है नए सिलेबस 9th क्लास बायोलॉजी के मुताबिक। आज हमने डिस्कस करना है रिमेनिंग ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। लास्ट टाइम के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मॉर्फोलॉजी को। मॉर्फोलॉजी क्या थी? बाहर का स्ट्रक्चर, फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, फिजिकल अपीयरेंस, एक्सटर्नल अपीयरेंस, आउटवर्ड अपीयरेंस के बारे में था। प्लॉट में क्या था? इंटरनल स्ट्रक्चर, बॉडी के अंदर के ऑर्गन का स्ट्रक्चर। फिजियोलॉजी क्या था? फंक्शंस ऑफ बॉडी पार्ट। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील कर रही थी डिफरेंट फंक्शंस ऑफ बॉडी पार्ट। हिस्टोलॉजी माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू। साइटोलॉजी स्टडी ऑफ सेल। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी द मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, उसके बारे में था। एम्ब्रियोलॉजी ये डील कर रहा था स्टडी ऑफ एम्ब्रियो यानी फर्टिलाइज्ड एग से नए जानदार का बनना, एम्ब्रियोलॉजी। जेनेटिक्स स्टडी ऑफ जीन्स और उनका ट्रांसफ़र फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, वालिदैन से बच्चों में खसूसियात की मुंतकली। और आखिर में हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था पेलियोंटोलॉजी, जिसमें हमने कहा था स्टडी ऑफ फोसल्स। और फोसल्स क्या थे? रिमेन ऑफ ऑर्गेनिजम्स या एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स जो अब हमारे पास प्रिजर्व्ड है इन जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस स्लाइड के ऊपर यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? अनाटॉमी देख रहे हैं, जानदार को अंदर से देख रहे हैं। और इसी पे हम मॉर्फोलॉजी भी स्टडी कर सकते हैं, इंटरनल ऑर्गन की स्टडी। यहाँ पे ये जो बड़ी डायग्राम है जिसमें एक स्केलेटन है आपके फेस का, मतलब किसी एनिमल के फेस का, जो कि लग रहा है कि डायनासोर है, तो वो क्या हमारे पास उसकी स्टडी कहाँ की जाएगी? पेलियोंटोलॉजी में, क्योंकि ये फॉसल है। ये आपके पास एक टिश्यू है, इसकी स्टडी कहाँ की जाएगी? इसकी स्टडी होगी हिस्टोलॉजी में, ठीक है। और इसका अगर सेल निकालना तो ये सेल बायोलॉजी में भी जा सकता है। और ये जो डीएनए पड़ा हुआ है इसकी स्टडी कहाँ होगी? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो ये हमने लेक्चर्स को रिकॉल किया थोड़ा सा। तो आज का लेक्चर हम जब स्टार्ट करेंगे तो हमें देखेंगे कि नेक्स्ट ब्रांच हमारे पास जो है वो होने जा रही है टेक्सोनोमी। यहाँ पे दो लफ्ज़ हैं टेक्सोनोमी में, एक है टैक्सा और दूसरा है नोमी। एक लफ्ज़ है टैक्सा और दूसरा क्या हमारे पास? नोमी। टैक्सा का मतलब होता है ग्रुप बनाना। टैक्सा के मीनिंग्स क्या हैं? टैक्सा के मीनिंग है ग्रुप बनाना, यानी ये समझो क्लासिफाई करना। और जो नोमी है, नोमी के मीनिंग्स है नेम रखने के। जो नोमी का वर्ड लिखा हुआ है इसके मीनिंग है किसी जानदार का नेम रखने का सिस्टम। तो टैक्सा मतलब ग्रुप बनाना और नोमी का मतलब नाम रखना। तो टेक्सोनोमी क्या हो जाएगी? यस, टेक्सोनोमी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, ये एक बायोलॉजी की ब्रांच है, शाख है, दैट डील्स विद द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म किसमें? इनटू ग्रुप्स। आ गई वही बात। टैक्सा का मतलब क्लासिफिकेशन भी कह सकते हैं, टैक्सा का मतलब ग्रुप भी कह सकते हैं। ग्रुप कब बनाते हैं? जब हमें ये पता करना होता है कि कौन कौन सी चीज़ें हमारे इस सारी पैटर्न में शामिल हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको कहता हूँ अपने स्कूल बैग्स को एम्पटाइज करें, खाली कर दिया, अब तो सारा मैस क्रिएट हो गया। अब आपको क्या करना चाहिए? इसको क्लासीफाई करना चाहिए स्कूल बैग के मटेरियल को। लाइक उसमें से बुक्स को अलग कर दें, नोटबुक्स को अलग कर दें एंड डायरीज कॉपीज़ को अलग कर दें। तो बुक्स का एक ग्रुप हो गया, नोटबुक्स का दूसरा ग्रुप हो गया, प्लस उसमें जो राइटिंग मटेरियल स्टेशनरी निकला जो वो आपका सेपरेट ग्रुप बन जाएगा। तो अब ये हमने कैसे बनाए ग्रुप्स? ग्रुप्स बनाए ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़। जो आपका रीडिंग मटेरियल है वो आपका बुक्स में चला गया, राइटिंग मटेरियल है वो नोटबुक्स में चला गया, यानी जिसके ऊपर आप राइट करेंगे, और जिससे राइट करेंगे वो आपका चला जाएगा स्टेशनरी में। एंड डिफरेंसेस क्या? अब कोई एक और स्टूडेंट क्लास में एंटर होता है, क्या हम उसकी बुक को नोटबुक्स में रख देंगे? नहीं, अब हमें पता है ग्रुप ये है बुक्स का, उसकी बुक लेके हम कहाँ रख देंगे? उसको बुक्स में रख देंगे। तो इस तरह से हमारे पास जो बैग में से निकालने वाली चीज़ें थी उनकी क्या हो चुकी होगी? क्लासिफिकेशन। सो टेक्सोनोमी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। किसमें? इनटू ग्रुप्स। और किसकी बेस के ऊपर? सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस की बेस के ऊपर। अब मिसाल के तौर पे हम कहते हैं मैन है हमारे पास, और मंकी है, और एलिफेंट है, और मैमोथ है।
हमने सिर्फ 2 ही ग्रुप बनाने हैं, तो क्या करना पड़ेगा? मैन और मंकी आपस में मिलते-जुलते हैं, उनको एक ग्रुप में डाल देते हैं। मैमोथ और जो एलिफेंट है वो आपस में मिलते-जुलते हैं, तो उनको एक दूसरे ग्रुप में डाल देंगे। लेकिन मैमोथ या एलिफेंट मंकी और मैन से नहीं मिलते-जुलते, तो वो एक ग्रुप ए यानी मैन वाले ग्रुप में नहीं आ सकते। इसी तरह से हम प्लांट्स के ग्रुप करेंगे। अब मिसाल के तौर पे हमारे पास एलिफेंट है, ज़िराफ है, लाइन है और दूसरी तरफ हमारे पास मैंगो है, एप्पल है और दूसरा कोई भी गावा लगा लें, तो क्या कैसे ग्रुप करेंगे? तो 2 ग्रुप बना सकते हैं। कैसे? प्लांट्स को अलग ग्रुप में डाल दें क्योंकि सारे अपनी खुराक खुद बनाते हैं, और एनिमल को दूसरे में डाल दें क्योंकि सारे अपनी खुराक नहीं बनाते बल्कि किसी को खा जाते हैं। तो गुड स्टूडेंट्स, टेक्सोनोमी क्या होगा? ब्रांच ऑफ बायोलॉजी that deals with the classification of organisms into groups on the basis of similarities and differences. Similarities एक जैसा होना और differences उनमें फ़र्क। एक जैसों को एक ग्रुप में और जो एक जैसे नहीं है उनको दूसरे ग्रुप में डाल देंगे। सो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म क्यों की जाती है उसको हम एक्सप्लेनेशन में बता देते हैं। इसलिए की जाती है हेल्प टू ऑर्गेनाइज, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए। मिसाल के तौर पे आपके घर में कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं अलमारी के अंदर, सारी एक दूसरे के साथ मैस हुई हुई हैं, तो क्या करेंगे? चीज़ों को ढूंढते वक्त, पढ़ते वक्त, समझाते वक्त, दिखाते वक्त प्रॉब्लम होगी ना। आपकी कोई फ्रेंड आ जाती है या दोस्त आ जाता है, उसको दिखाना यार मैंने ये चीज़ ली और अलमारी के मैस के अंदर वो पड़ी हुई है, तो उसको निकालना, उसको दिखाना, उसको समझाना मुश्किल हो जाएगा। सेम जानदारों का जब हम ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे कि कौन सा जानदार किस ग्रुप से है, किसी को पढ़ाना, समझाना या आपके लिए पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इनको ऑर्गेनाइज। ये सब कौन करके देगा? टेक्सोनोमी। एंड अंडरस्टैंड द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ, और हमें ज़िंदगी की वैरायटी भी पता चल जाएगी। जैसे आम की कितनी सारी वैरायटीज़ हैं, इसी तरह से आप देखिए इंसानों के अंदर भी डिफरेंट फॉर्म्स मौजूद हैं। अफ्रीका के लोग और तरह के होते हैं, अमेरिका के लोग और तरह के होते हैं, एशिया के लोग और तरह के होते हैं। तो उन एक स्पीशी के अंदर फिर वैरायटीज़ भी आ जाती हैं, और इस तरह से एक स्पीशी के बाहर भी वैरायटीज़ होती है। जैसे आप देखें इंसान की शक्ल में कौन कौन से मिलती जुलती शक्ल कौन कौन सी है? मंकी, चिंपैंजी, गोरिल्ला, एप्स, मैन खुद, ये सारे जानदार आ जाते हैं किस चीज़ के अंदर? एक डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ के अंदर। तो इसको भी अरेंज करके कौन देगा? टेक्सोनोमी। अब हम कहीं डेजर्ट में विजिट कर रहे हैं और हमें पता लगता है कि जी ये एक पौधा मिला है, इस पौधे का नाम क्या है? हम टेक्सोनोमिस्ट से पूछ सकते हैं, वो कहता है हमें तो नहीं पता। इसका मतलब ये है अगर पहले किसी को नहीं पता तो ये कोई नई चीज़ होनी चाहिए, उसके फीचर्स हम स्टडी कर लें और उसके बाद उसको नया नाम दे दें, अपने हिसाब से नाम दे दें जो आपको अच्छा लगता है। साइंटिफिक रूल को फॉलो करते हुए आप ऑथर बन जाएं उसके, आप उसके कॉपीराइटर बन जाएं, आप उसका नाम रख दें। जब तक बायो रहेगी तो ये आपके दिया हुआ पौधे को नाम चलेगा। तो अगर हमें टेक्सोनोमी नहीं की होती तो क्या होगा? हम पौधा लेके आए, हमें पता ही नहीं पहले था या नहीं था किसी के पास, हम उसको अपना नाम दे देंगे। कुछ ऐसे बाद पता लगेगा कि भाई ये तो पहले से मौजूद था। प्रॉब्लम है कि नहीं है? तो बायो टेक्सोनोमी हमें हेल्प करती है नई स्पीशीज को पहचानने में। एंड द स्टडी ऑफ एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इंसान मंकी से ज़्यादा मिलता जुलता है या इंसान एलिफेंट से ज़्यादा मिलता जुलता है? शक्ल से भी और थोड़ी सी आईक्यू लेवल से भी और अपने लाइफस्टाइल से भी थोड़ा बहुत। तो आप कहेंगे जी ये मंकी से मिलता जुलता है। तो साइंटिस्ट क्या कहते हैं कि हमारा जो फैमिली है, यानी कि हमारा बायोलॉजिकल जो फैमिली है वो कहाँ से अराइज हो रही है? प्राइमेट्स से। प्राइमेट्स इन्हीं का ख़ानदान है, एप्स का ख़ानदान है। यानी कि थोड़े से सियाने किस्म के जो मंकी, चिंपैंजी, गोरिल्ला वगैरह थे, ये जब बन गए, डेवलप हुए तो वो खड़े होकर चलना सीखे तो वो क्या बन गए? एप्स बन गए। तो उस फैमिली से हम बिलोंग करते हैं। तो आपको टेक्सोनोमी हेल्प कर रही है नंबर 1 चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने में, नंबर 2 चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में, डाइवर्सिटी को अंडरस्टैंड करने में, नंबर 3 स्पीशीज़ के आइडेंटिफिकेशन में, एंड नंबर 4 एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की स्टडी करने में। एवोल्यूशन क्या होती है? एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म का जानदारों का बन जाना। जैसे अब देखो मंकी चिंपैंजी हमसे डिफरेंट है, बट हम उनसे इवॉल्व होकर काफ़ी हाई लेवल पे पहुंच गए हैं, लेकिन साइंस कहती है कि हम पहले उसी ही फैमिली में रन कर रहे थे। सो नेक्स्ट हमारे पास जो ब्रांच है वो है इकोलॉजी। इकोलॉजी में जो वर्ड है इको, दूसरा है लॉजी। इको का मतलब हम समझ सकते हैं इकोसिस्टम। इको का मतलब क्या होगा? इकोसिस्टम। और इकोसिस्टम मतलब क्यों कहा गया? इको का मतलब हो सकता है एनवायरनमेंट भी हो सकता है। एनवायरनमेंट क्या होती है? आपके आसपास जो कुछ है, इर्द गिर्द जो कुछ भी है वो आप ये क्या है? एनवायरनमेंट। और लॉजी का मतलब क्या होगा? स्टडी शुरू से पढ़ चुके हैं।
तो आपके आसपास जो चल रहा है वो इकोलॉजी है, और लॉजी का मतलब स्टडी है। तो इसकी बायो की वो ब्रांच जो इस सब को डील करेगी, इन्वायरमेंट को डील करेगी, आपका इन्वायरमेंट से ताल्लुक को डील करेगी, उसे क्या बोलते हैं? इकोलॉजी। सो डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। इकोलॉजी क्या? ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। शुरू में देखिए पैटर्न सेम चल रहा है, हर डेफिनेशन के स्टार्ट में लिखा जा रहा है कि इट इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, या इकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द रिलेशनशिप्स, किसके साथ? बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट, जानदार का उसके माहौल से ताल्लुक। ये रिलेशनशिप का मतलब यहाँ पे क्या होगा? ताल्लुक। जानदार का उसके माहौल से ताल्लुक, हर जानदार जहाँ रहता है ना, उस हिसाब से वो खुद को चेंज कर चुका होता है, उस हिसाब से खुद को तब्दील करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसको उसके साथ इंटरेक्शन होता है। अब मिसाल के तौर पे आप ये देखें कि पोलर बियर की बॉडी कैसी होगी, उस तरह का बियर अगर हमारे पास मिल जाए, उसकी बॉडी और उसका कलर कैसा होगा। या आप ये देखें, जो बर्ड्स या जो मैमल्स या जो जानदार अंटार्कटिका में रह रहे हैं और जो डेजर्ट में रहे हैं, फ़र्क होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अंटार्कटिका के जो जानवर हैं उनके नीचे, बॉडी के नीचे फैट की लेयर ज़्यादा होगी, हमारे वालों में फैट की लेयर हो सकता है कम हो। उनकी बॉडी का कलर जो है वो लाइट होगा। हमारे जो बॉडी है, यानी कि जो जानवर डेजर्ट में रहते हैं, उनकी स्किन का कलर या उनके हेयर का कलर डार्क होगा। जैसे आप देखें पोलर बियर का कलर कौन सा होता है? वाइट होता है। इसी तरह से आप देखेंगे कि इनके ऊपर बाल, हेयर्स का ग्रोथ ज़्यादा होगा। बर्फानी इलाके में रहने वाले जानवरों के बाल ज़्यादा होंगे और आम इलाकों में रहने वाले जानवरों के बाल कम होंगे। सेम पौधों का भी फ़र्क होता है। हमारे यहाँ पौधे देखें बिल्कुल ऐसे अम्ब्रेला लाइक होते हैं, जैसे मैंगो देख लो या नीम का ट्री देख लो। बट अगर आप पहाड़ी इलाका में कभी जाएं, कश्मीर में जाएं, सवात में जाएं, अब्टाबाद में जाएं, मरी में जाएं, वहाँ पे आपको क्रिसमस ट्री, कोन शेप पौधे मिलेंगे, क्योंकि जी वहाँ पे बर्फबारी होती है। बर्फ आएगी, कौन से स्लिप होकर नीचे गिर जाएगी। हमारे यहाँ पे बर्फ आई तो दरख्त वजन बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगा बर्फ और गिर जाएगा। तो पौधे और जानवर खुद को माहौल के हिसाब से ढाल लेते हैं, अपना ताल्लुक बना लेते हैं। इसकी स्टडी को क्या बोल देंगे? इकोलॉजी। तो इकोलॉजी हेल्प कर रही है, एक्सप्लेनेशन के अंदर पता चल रहा है, कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, माहौल को बचाने के लिए, जानदारों को बचाने के लिए, बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए बायोलॉजी हेल्प कर रही है। कंजर्व का मतलब होगा महफूज करना उनको। एंड एड्रेस इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, और क्या कर रही है? इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स से भी डील कर रही है। जैसे सफारी पार्क बनाए जाते हैं, जू बनाए जाते हैं जानवरों को बचाने के लिए, उनके बच्चे वहाँ पैदा करा के उनका नंबर बढ़ाने के लिए। ऐसे देखें भावलपुर में है लाल सोहरा के पास हिरन का, ब्लैक बक का एक इंक्लोयर बना हुआ है, वहाँ पे ब्लैक बक का नंबर बहुत बढ़ चुका है। कैसे बढ़ा ये ब्लैक बक का नंबर? कि हमने उनको वहाँ पे कंजर्व किया, फिर उनकी ब्रीडिंग कराई, फिर उनका नंबर जो 14 थे, 14 से करते करते अब नियर अबाउट 1600 मिसाल के तौर पे पहुँच जाता है। हम उनको कंजर्व कर रहे हैं, उनका नंबर बढ़ा रहे हैं। एंड एड्रेस इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, और माहौल के इश्यूज जितने चल रहे हैं उनको भी डील करेंगे। मिसाल के तौर पे मिवाकी जंगल का नाम आपने सुना होगा, आपको स्कूलों में लगाया जाता है। क्या किया हमने? क्यों लगा रहे जंगल? इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम को डील करने के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड एक वेस्ट है जो बढ़ गया है, पौधे उसको ऑब्जॉर्ब करेंगे, वेस्ट को कम करेंगे, उससे गर्मी थोड़ी भी कम होगी। हमारे यहाँ स्मोक चल रही है, उसमें एयर पोल्यूटेंट है, तो दरख्त लगाने से एयर पोल्यूटेंट अब्जॉर्ब हो जाएंगे, किस में? प्लांट में। इसके अलावा ऑक्सीजन देंगे हमें, ट्रांसपरेशन करके पानी क्लाउड फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे, टेम्परेचर रेगुलेशन में हेल्प करेंगे। हमारे यही प्रॉब्लम है ना आजकल, ग्लोबल वार्मिंग वगैरह। डील कर सकते हैं उसको बायो के थ्रू। उसमें से कौन हेल्प करेगी? इकोलॉजी हेल्प करेगी कि कहाँ पे कैसे ट्री लगाने हैं, और वो ट्रीज जो है कैसे हमारी हेल्प कर सकते हैं, और किसी जानवर को कहाँ छोड़ना कहाँ नहीं छोड़ना। हर जानवर हर जगह के लिए नहीं बना। अब आप सोचे लाइन को अगर लेके और भावलपुर के सिटी में छोड़ दें, क्या बचेगा पीछे? तो उसकी खास जगह होगी जहाँ पे उसको हम लगा सकते हैं, छोड़ सकते हैं, उसके हैबिटेट बना के उसको वहाँ पे रख सकते हैं। इसकी स्टडी भी इकोलॉजी करेगा। तो नंबर 1 बायोलॉजी, इकोलॉजी क्या कर रही है? कंजर्व करे बायोडाइवर्सिटी को। नंबर 2 इन्वायरमेंटल इश्यूज को डील कर रही है। इसके अलावा फूड चेन में इकोलॉजी का बड़ा रोल है। हाँ, फूड चेन। फूड चेन क्या है? खाने और खाए जाने का ताल्लुक। अब आप कहेंगे ये पता नहीं क्या चीज़ है, शायद पढ़ा हुआ है आपका 8th क्लास में। फूड चेन क्या होता है? एक जानदार दूसरे खाता है, उस दूसरे को तीसरे वाला खा जाता है। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक तरफ है ग्रास, इसको खा रहा है ग्रास होपर, इस ग्रास होपर को खा जाएगा स्पैरो, इस स्पैरो को खा जाएगा स्नेक, और स्नेक को खा जाएगा हॉक या उकाब। क्या हुआ? इस ग्रास होपर को जरा देखे ना, या स्पैरो को देख लें। स्पैरो किसको खा रही है? ग्रास होपर को। लेकिन इस स्पैरो को इन टर्न कौन खा रहा है? स्नेक।
बी प्रोसेस ऑफ ईटिंग, स्पैरो ग्रास को खा रही है, ईटिंग कर रही है, और स्नेक स्पैरो खा रहा है, यानी स्पैरो बीइंग ईटन, स्पैरो को खाया जा रहा है, स्पैरो को कोई खा रहा है। पहले स्पैरो किसी को खा रही थी और अब स्पैरो को कोई खा रहा है। तो ये क्या कहलाता है? फूड चेन। ग्रास उसको खा लेगा ग्रास ऊपर, ग्रास ऊपर खा लेगी स्पैरो, स्पैरो को खा लेगा स्नेक, और स्नेक को खा लेगा हॉक। या हम और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे हमारे पास है ग्रास, ग्रास को खा लेगा डियर, और डियर को खा लेगा लाइन। तो डियर किसको खा रहा है? ग्रास को, प्रोसेस ऑफ ईटिंग कर रहा है। और डियर को कौन खा रहा है? लाइन, प्रोसेस ऑफ बीइंग ईटन हो रहा है। इसे कहेंगे फूड चेन। ये हमारी हेल्प कर रही है किस में? इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ ऑर्गेनिज्म, कि जानदार आपस में इंटरकनेक्टेड है। अगर ग्रास ना होगा तो डियर क्या खाएगा? कुछ नहीं। और जब ग्रास ही नहीं होगा, डियर भी नहीं होगा, डियर नहीं होगा तो लाइन भी नहीं होगा, मतलब पौधे नहीं तो पूरी दुनिया खत्म। प्लांट्स या फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म दुनिया से खत्म हो जाए तो दुनिया भी खत्म हो जाएगी। इसका मतलब सारे जानदार आपस में क्या है? इंटर कनेक्टेड है। सो ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये क्यों इंटरकनेक्टेड है? किस लिए इंटरकनेक्टेड है? एनर्जी के लिए और न्यूट्रिएंट्स के लिए। अगर हम पौधे को खाएंगे या डियर घास खाएगा तो उसमें एनर्जी आएगी ना। अगर उसको कुछ भी नहीं मिला खाने को, फिर क्या खाएगी वो? मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ दुनिया से पौधे खत्म हो जाए तो आप क्या खाएंगे? आप कहेंगे सर हम बकरी का गोश्त खा लेंगे, मुर्गी का गोश्त खा लेंगे, जी लेंगे। चलो बताओ कैसे खाएंगे आप? जब घास ही नहीं है तो बकरी और वो हैन क्या खाएगी? कुछ भी नहीं खा सकती। तो पीछे कुछ नहीं बचा, तो पूरा इकोसिस्टम, पूरा फूड चेन खत्म। इसके अलावा हम न्यूट्रिएंट्स हासिल करने के लिए खाते हैं। मिसाल के तौर पे ऑरेंज खाते हैं विटामिन सी के लिए, दूध पीते हैं विटामिन ए और कैल्शियम और फास्फोरस को हासिल करने के लिए, अंडे खाते हैं उसमें भी हमें न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। तो हम चीज़ों को इसलिए भी खाते हैं ताकि उसमें क्या मिले? न्यूट्रिएंट्स मिले। तो बायोडाइवर्सिटी क्या कर रही है? हमें कंजर्व करके दे रही है। बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व किया जा रहा है इकोलॉजी के थ्रू। नंबर 2, इकोलॉजी हेल्प कर रही है इन्वायरमेंटल इश्यूज को सॉल्व करने के लिए। एंड नंबर 3, यह हमें हेल्प कर रही है किसमें? फूड चेन को अंडरस्टैंड करने में। नेक्स्ट हमारे पास जो है ब्रांच वो है मेराइन बियोलॉजी। नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास मेराइन बियोलॉजी। मेराइन समंदर के रेलिवेंट है, ओशन के रेलिवेंट है। बायोलॉजी उसमें बायो लाइफ हो गया, और लॉजी मतलब स्टडी हो गया। तो मराइन बायोलॉजी क्या हो? ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जो डील करती है लाइफ ऑफ ओशन, या लाइफ इन ओशन एंड साल्ट वाटर। नमकीन पानी में रहने वाले या फिर समंदर में रहने वाले जानवर हैं, उनकी लाइफ के ऊपर जो भी हम स्टडी कर रहे होंगे वो किस में स्टडी होगी? मेराइन बायोलॉजी। अब समंदर में जो जानवर रहते हैं उनका आपको पता ही होगा, तो उन जानवरों की स्टडी को क्या बोल देते हैं हम? मेराइन बायोलॉजी। तो इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द ओशन बायोडाइवर्सिटी। इसको हम इसलिए पढ़ते हैं, हमें ओशन का समझ आए बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, ओशन में क्या क्या पौधे हैं, क्या क्या एल्जी हैं, क्या क्या उसके अंदर जो है वो प्लांट्स हैं, या फिर एनिमल्स हैं, या फिर उसके रेलिवेंट सपोर्टिंग सिस्टम है। नंबर 2, हम इसको इसलिए भी स्टडी करते हैं ताकि हमें क्या समझ आ जाए? न्यू स्पीशीज को डिस्कवरी की समझ आ जाए, हम नए स्पीशीज को देख सकें। नंबर 3, एड्रेस मेराइन कंजर्वेशन, और समंदर के अंदर जो जानवर ख़त्म हो रहे हैं उन इश्यूज को हमने एड्रेस करना है, उन जानवरों को बचा के रखना है, उनकी हंटिंग के ऊपर जो है बैन लगा देना है। उनको हमने एक आर्टिफिशियल सिस्टम के अंदर एक यानी कि लेयर्स बना के, या वहाँ के ऊपर थोड़ी सी हमने सिक्योरिटी लगा देनी है कि भाई इस तरफ से जो फलां स्पीशी रहती है इधर आपने नहीं आना। इसी तरह से हम कोरल रीफ्स जो कि वाइड वैरायटी ऑफ मेराइन लाइफ को सपोर्ट करती है उसको भी स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास ये क्या नज़र आ रही है? ये फिशेस हैं, इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के जो है वो आपको ऑर्गेनिज्म नज़र आ रहे हैं, और यहाँ पे कोरल रीफ नज़र आ रहे हैं। ये सारे कोरल रीफ हैं, और ये हमारे पास जो है वो इस इंट्रैक्शन है इकोसिस्टम का अपने ओशन के साथ। सनलाइट जो है वो ओशन के अंदर डेप्थ पे जा रही है। इस वीडियो को ज़रा गौर से देखें। इसके अंदर आपको यहाँ पर कोरल रीफ भी नज़र आ रहे हैं, जिसके अंदर ये मछलियाँ जो है ये ब्लू वाली बाहर निकल के आ रही है, और ये जो पीछे पत्थर की तरह स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं सारे कोरल रीफ ही हैं। तो ये एक हैबिटेट बना हुआ है यहाँ पे, कि जिसमें छोटे छोटे जानदार छोटी छोटी मछलियाँ मिल के रह रही हैं, और यही कोरल रीफ इकट्ठे होके क्या बना देते हैं? ऊपर आके एक आइसलैंड बना देते हैं, आइलैंड बना देते हैं। तो ये था कोरल रीफ के बारे में। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ब्रांच है वो है पैथोलॉजी।
नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास, वो है पैथोलॉजी। अब पैथोलॉजी क्या चीज की स्टडी है? पैथोजेंस की स्टडी। पैथोलॉजी क्या होगी? पैथोजन की स्टडी। और पैथोजन वो जानदार होते हैं जो क्या करते हैं? बीमारियां फैलाते हैं। तो पैथोलॉजी बेसिकली वो है पैथोजेंस की स्टडी। और जो पैथोजेंस हैं वो कौन से जानदार होते हैं? जो इन्फेक्शंस फैलाते हैं, जो डिजीजेस फैलाते हैं, बीमारी फैलाने वाले ऑर्गेनिज्म, डिजीज स्प्रेड करने वाले ऑर्गेनिज्म। तो पैथोलॉजी मतलब स्टडी। पैथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ डिजीजेस। तो डिजीज कौन कॉज करेगा? पैथोजेंस कॉज करेंगे ना। तो हमें एंड देयर कॉजेस, डिजीज को देखेंगे और जो डिजीज कॉज कर रहा है उसको भी देखेंगे, यानी पैथोजन को भी देखेंगे और डिजीज को भी देखेंगे एंड इफेक्ट्स, और वो पैथोजन क्या बीमारी पैदा कर रहा है वो भी देख लेंगे। फॉर एग्जाम्पल कोई पैथोजन आपकी बॉडी पे अटैक कर रहा है, उसको भी देखेंगे कि भाई किसने किया ये। नंबर 2, उसका बॉडी पे क्या इफेक्ट हुआ, उसको भी देख लेंगे। नंबर 3, उस इफेक्ट से कौन सी डिजीज पैदा हुई, उसको भी देख लेंगे। पैथोलॉजी क्यों हम स्टडी करते हैं? पैथोलॉजी हेल्प्स इन डिजीज डायग्नोसिस। उससे हमें ये पता लग रहा है कि डिजीज कौन सी है। पहले से पता होगा कि फला पैथोजन फला टाइप के सिम्टम्स पैदा करके फला बीमारी पैदा कर रहा है, तो हम क्या करेंगे? नए आते बीमारी के नए पेशेंट के सामने हमें पहले से पता होगा कि ये सिम्टम्स इस पैथोजन की वजह से हो रहे हैं, और हम बता देंगे कि भाई आपको फला बीमारी है। फिर उसका ट्रीटमेंट बनाएंगे हम, ताकि हम उस डिजीज से क्या कर सकें? खुद की प्रिवेंशन कर सकें। तो फिर से देखिए, पैथोलॉजी द स्टडी ऑफ डिजीजेस, उसके कॉजेज और उसके इफेक्ट्स। फिर पैथोलॉजी में क्या देखते हैं हम? डिजीज डायग्नोसिस भी करेंगे, ट्रीटमेंट भी करेंगे और डिजीज को प्रिवेंट भी करेंगे, उसको रोकथाम के लिए भी हम मेजर्स को देखेंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको मलेरिया हो जाता है, तो मलेरिया किसने स्प्रेड किया? मस्कीटो ने। क्या लेके आया था वो? प्लाज्मोडियम, एक पैथोजन है, उसने आपकी बॉडी में डाला, वो आपकी जा गया ब्लड के अंदर, उसने जाके क्या किया? लीवर में जाके क्या किया? फॉर एग्जांपल जहां वो जाके अटैक कर रहा है उसकी सारी स्टडी करेंगे। फिर देखेंगे आपको सिम्टम्स क्या है। डिजीज ऑफ चिल्स, सर्दी लगेगी, फीवर बुखार होगा, रिकरिंग अटैक बार बार होगा। हमें पता लग जाएगा, आइंदा कोई आएगा कि भाई मुझे जो है वो चिल्स हो रहे हैं, मुझे फीवर हो रहा है, मुझे रिकरिंग अटैक्स हो रहे हैं, हम थोड़े से टेस्ट करके भी बता सकते हैं आपको क्या चल रहा है मलेरिया, और फिर हम उसको मेडिसिन दे देंगे। और अगर हमें कभी इस तरह की स्टडी नहीं की हुई तो जो बंदा आएगा हमें क्या पता कौन सी बीमारी लेके आ रहा है। इसके अलावा पैथोलॉजी जो है हम कैंसर से भी डील कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस क्या है? करेक्टराइज बाय द अनकंट्रोल्ड ग्रोथ। ये जो सेल है वो बाज़ औक़ात अनकंट्रोल्ड डिवाइड करना शुरू कर देते हैं। सेल कंटिन्यूसली डिवाइड कर, एक जगह अगर 10 सेल की ज़रूरत है वहाँ पे 2000 सेल डिवाइड हो जाएंगे। अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन को क्या बोल देते हैं? कैंसर। अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन क्या होगा? कैंसर। ये देखिए, ये कैंसर का सेल है, यहाँ पे सेल नहीं चाहिए थे इतने बट आ गए, ये भी कैंसर का सेल है। ये हमारे पास वो नॉर्मल जो है वो पैथोजेंस जो है वो बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर फिर रहे हैं। इसके अलावा एंटीजेंस भी खिला सकते हैं ये। एंड स्प्रेड ऑफ एबनॉर्मल सेल, और यही क्या है? स्प्रेड ऑफ एबनॉर्मल सेल है। तो फिर से देख लें, पैथोलॉजी के अंदर हम किस क्या करते हैं? डिजीज़ को चेक करते हैं, उसके कॉजेज़ को, उसके इफ़ेक्ट्स को, और डिजीज़ डायग्नोसिस को, ट्रीटमेंट को डेवलप करेंगे और डिजीज़ की प्रिवेंशन करेंगे। और कैंसर को हम ठीक करने के लिए भी काम कर रहे होंगे इसके ऊपर, क्योंकि कैंसर के अनकंट्रोल सेल डिवीजन जिसपे अब नॉर्मल सेल, जो सेल हमें नहीं चाहिए वो काम कर ज़्यादा जो है वो नंबर उनका बढ़ जाता है और फिर हमें कैंसर हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी का जो वर्ड है वो है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनो का मतलब होता है इम्यून सिस्टम, कुव्वते मदाफियत का सिस्टम। तो इम्यूनोलॉजी क्या होगी? ब्रांच इन विच वी स्टडी द कंपोनेंट ऑफ इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम कौन सा सिस्टम होगा? कुव्वते मदाफियत, कुव्वते मदाफियत का सिस्टम है। अब ये कुव्वत मदाफियत क्या होती है? बीमारियों से लड़ने के खिलाफ ताकत।
एंड देयर रोल अगेंस्ट डिजीज। जब आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त अच्छी होगी, आप बीमारियों से लड़ लेंगे, आपको मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होगी, आपकी बॉडी खुद ही जरासीमों को मार देगी। कोई आया, उसने अटैक किया, आपको नहीं पता हुआ और आप ठीक है, तो आपकी बॉडी रोज कितने जरासीमों से लड़ रही है। ये किस वजह से? इम्यून सिस्टम। तो देखिए, बच्चे और बूढ़े ज़्यादा बीमार होते हैं, उसकी वजह क्या है? इनका इम्यून सिस्टम वीक होता है। और हम जवान लोग जो है वो क्या होते हैं कि हम जल्दी बीमार नहीं होते, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है। तो इम्यूनोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द कंपोनेंट्स, पार्ट्स। कंपोनेंट का मतलब क्या होगा? पार्ट्स, कि कौन कौन से हिस्से हैं इम्यून सिस्टम के, उनको समझेंगे और उनका डिजीज के अगेंस्ट जो रोल है वो भी देखेंगे। इम्यूनोलॉजी स्टडी एंड डेवलप वैक्सीन। ये देखें, ये वैक्सीन आपको भी लगी होगी, वैक्सीन, कोविड की वैक्सीन। एंड ट्रीट ऑटो इम्यून डिजीजेज। और कुछ बीमारियां होती हैं जो खुद ब खुद हमारी बॉडी में पैदा हो रही है, यानी आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है तो बीमारी आ जाती है, तो उसको भी डील करेंगे। एंड इम्प्रूव इम्यून रिस्पॉन्सेज टू इन्फेक्शंस। और इम्यून सिस्टम जो आपकी बॉडी में इन्फेक्शन को स्प्रेड कर रहा है उसको भी इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। यानी इम्यून रिस्पॉन्सेज टू इन्फेक्शन, आपकी बॉडी में इन्फेक्शन हो रहा है, इम्यून सिस्टम उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, देखेंगे ना भाई क्यों नहीं कर रहा, कौन सी उसको कमी है कि वो अब काम नहीं करना कर लग गया, तो उसको जिस चीज़ की डेफिशिएंसी है वो हम दे देंगे। तो इम्यून सिस्टम खुद कोई बीमारी पैदा नहीं करता, बल्कि इम्यून सिस्टम आपको बीमारी से बचाता है। लेकिन अगर आपका इम्यून सिस्टम में थोड़ा सा डाउनफॉल चल रहा होगा तो इम्यून रिस्पॉन्सेज स्लो हो जाएंगे और आपके अंदर इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट जर्म्स और बॉडी सेल्स आपस में मिलके एक, यानी कि इम्यून सिस्टम को पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि आपका जो बॉडी के अंदर सेल्स हैं वो जर्म्स को मारने की कोशिश कर रहे हैं और जर्म्स बॉडी के सेल को मारने की कोशिश कर रहे हैं। एक यहाँ पे माहौल सा बना हुआ है, जो जीता वो सिकंदर। लाइक व्हाट? जरासीम जीत गए तो बीमारी फैल जाएगी, अगर इम्यून सिस्टम जीत गया तो जरासीम खत्म हो जाएंगे। तो ये इम्यूनोलॉजी था। एंड द नेक्स्ट एंड द लास्ट वन है फार्माकोलॉजी। फार्मा का नाम सुना होगा, क्या होता है फार्मा? डायग्राम पिक्चर्स देख के भी आपको आइडिया हो रहा है कि फार्मा में क्या होता है? ड्रग्स को स्टडी किया जाता है। क्या स्टडी किया जाएगा? ड्रग्स को। तो फार्माकोलॉजी इज द ब्रांच इन विच वी स्टडी ड्रग्स। ड्रग्स सिर्फ वही नहीं, नशे वाली ड्रग्स, मेडिसिन वाली भी होती हैं, एंड देयर इफेक्ट्स ऑन द बॉडी, और बॉडी पे वो क्या असर डाल रही है उनको भी इसमें हम देखेंगे। फार्माकोलॉजी द ब्रांच इन विच वी डील विद द स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन बॉडी। इस मेडिसिन का हमारी बॉडी पे क्या असर होता है। नशे वाली दवाइयाँ भी ड्रग्स होती हैं और मेडिसिनल ड्रग्स भी होती हैं जो हमें खा के बीमारियों से सुकून मिलता है, जिन्हें खा के। इसका क्या फ़ायदा है? डेवलप न्यू ड्रग्स। इसका पहला फ़ायदा ये हमें क्या मिलेगा? नए ड्रग्स मिल सकते हैं अगर हम इसकी स्टडी करेंगे। नई बीमारियों के इलाज के लिए नए ड्रग्स, न्यू एंटीबायोटिक्स। पुरानी एंटीबायोटिक अगर रेजिस्टेंस क्रिएट कर चुकी हैं, यानी अब वो खाते आप ठीक नहीं होते, तो न्यू एंटीबायोटिक कैसे बनेगी? फार्माकोलॉजी बना के देगी आपको। डेवलप दैट आर यूज टू किल बैक्टीरिया। एंटीबायोटिक हमने इसलिए बनाई है ताकि आप क्या कर सकें, बॉडी में जो बैक्टीरिया आ चुके हैं उनको मार सकें। एंड ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, और आपकी बॉडी में जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन क्रिएट किया उनको भी ख़त्म कर सकें। तो जब बैक्टीरिया ख़त्म, इन्फेक्शन भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा। तो फार्माकोलॉजी क्या है? ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी डील्स विद द स्टडी ऑफ ड्रग्स, चाहे मेडिसिनल है या फिर नशे वाली दवाइयाँ, उनको और उनका बॉडी में इफेक्ट किया है। इसको हम क्यों पढ़ते हैं? इट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ न्यू ड्रग्स, नए दवाइयाँ। फॉर एग्जांपल एंटीबायोटिक हमने बनाई है किस लिए? बैक्टीरिया को किल करने के लिए, ताकि हमारी बॉडी के इन्फेक्शन ख़त्म हो जाए। ओके, थैंक यू सो मच। मज़ीद जो है वो हमारे लेक्चर्स को हासिल करने के लिए आप सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच के साथ बायोकेम वाइब्स बाय डॉक्टर मकबूल अहमद।